हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इस वीडियो को लंबे से लंबे समय तक याद कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट से जो विभिन्न एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हो, तो कैसे स्मार्टली हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सबसे पहले तो ये जो पूरी कहानी है फ्रांसीसी क्रांति की, इसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे दो वीडियोस में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 10 टॉपिक्स हैं और पहले जो 5 टॉपिक्स हैं वो पहली वीडियो में, नेक्स्ट 5 सेकंड वीडियो में। तो इससे जब हमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, उसके बाद फिर इस पूरे चैप्टर से विभिन्न एग्ज़ाम्स में, चाहे स्कूल के हो चाहे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को हो, उन सब में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, कैसे इसमें बीच में से फैक्ट या फिर अन्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सबको पार्ट 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से पिछले कई सालों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सब चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के हिंदी नोट्स और पूरे क्वेश्चन आंसर के नोट्स आपको इन तीनों वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आप खाली समय में उस नोट्स को रिवाइज़ कर लेंगे, जिससे भी आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे दोस्तों हम किसी भी टॉपिक को लंबे से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रांस, जिस देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं जहाँ क्रांति हुई, उस क्रांति में समाज कैसा था। 18वीं सदी की शुरुआत में, मतलब क्रांति के जस्ट पहले, वहाँ के समाज में किस तरीके से सामाजिक विभाजन या किस तरीके से उनका समाज चल रहा था। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब कारण क्या थे, क्यों क्रांति हुई। उसके बाद तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि इस फ्रांस में एक नए वर्ग का, मध्य वर्ग का उदय हुआ, वो क्या था और क्यों वो उसका उदय हुआ। फोर्थ में हम समझेंगे कि स्टेट जनरल की बैठक और क्रांति की शुरुआत, मतलब सम्राट जो बैठक करवाता था और वो बैठक हुई और उसी में क्रांति की शुरुआत हुई, तो ऐसा कैसे हुआ। और फिफ्थ में हम समझेंगे कि नेशनल असेंबली ने संविधान कैसे बनाया। क्रांति में सम्राट को हरा देते हैं और ये किस तरीके से संविधान बनाते हैं, इन सब चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज। तो 18वीं सदी, दोस्तों पहले तो सदी का कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होता। 18वीं सदी लोग समझ लेते हैं कि 1800 से 1900, 19वीं सदी 1900 से फिर 2000। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। जो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 19वीं सदी 1900 से 2000, 18वीं सदी 1800 से 1900, ये सब गलत है। 18वीं सदी का मतलब है 1800 से पिछले 100 साल। 17वीं सदी का मतलब है 1700 से पिछले 100 साल, मतलब कि 1601 से 1700। 18वीं सदी मतलब 1800 से पिछले 100 साल, 1701 से 1800। तो इस तरह से हमें पहले तो सदी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ बात हो रही है 18वीं सदी का समाज, तो 1701 से 1800 के बीच का। तो इस समय फ्रांस में क्या चल रहा था समाज में, तो सबसे मेन बात है कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। एक प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा तृतीय स्टेट। तो इन सब में क्या क्या था। प्रथम स्टेट में चर्च से संबंधित जो पादरी लोग हैं वो सारे शामिल थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन, यानी कि उस समय के जो अमीर लोग थे वो सब शामिल थे। और तृतीय स्टेट में जनसाधारण, मीन्स बाकी जो बच गए, जैसे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर इत्यादि, या बड़े किसान, व्यापारी, व्यवसायी, वकील, अध्यापक व कर्मचारीगण, ये सब शामिल थे तृतीय स्टेट में। और नियम क्या था कि जो प्रथम दोनों स्टेट्स हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों टैक्स फ्री हैं, इन दोनों को टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं। सारा का सारा टैक्स भरना पड़ता था तृतीय स्टेट को। तो यहाँ हमें सबसे मेन और मूल कारण समझ में आ गया क्रांति का कि यहाँ शोषण किसका हो रहा था, तृतीय स्टेट वालों का। सारा टैक्स इन्हीं को भरना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि क्रांति का मेन कारण इनके पास है, तो आगे जाके यही लोग क्रांति करेंगे। इसके अलावा 2 टैक्स जो कई बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, इनको भी समझना है। एक है टाइद टैक्स, ये एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था जो तृतीय स्टेट द्वारा प्रथम स्टेट के लोगों को दिया जाता था।
इसीलिए इसको धार्मिक टैक्स कहते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर तृतीय स्टेट दे रही थी पादरी लोगों को। और टाइल एक तरह का राजकीय टैक्स था, ये भी तृतीय स्टेट वाले लोग भरते थे, लेकिन ये जाता था सम्राट को। तो ये हो गया राजकीय टैक्स और ये हो गया धार्मिक टैक्स। ये दोनों टैक्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो सेकंड टॉपिक है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि व कारण। पृष्ठभूमि मतलब क्रांति के बैक साइड में, उससे कुछ समय पहले क्या चल रहा था और क्या ऐसी कुछ घटनाएं हुई पृष्ठभूमि में जो क्रांति का मूल कारण बनी। तो पहला पॉइंट है हमारा 1774 में लुई 16वां सम्राट बनता है फ्रांस का और राजकोष खाली पाता है। तो 1774 में इसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी महारानी एंतोइनेट से। तो उसके बाद जैसे ही सम्राट बनता है और देखता है राजकोष, तो इसको खाली मिलता है। तो राजकोष के खाली होने के कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण था फ्रांस का युद्धों में लीन रहना। फ्रांस एक ऐसा देश था जो अपने मित्र राष्ट्रों के विभिन्न कारणों से युद्ध में ज़्यादातर लगा रहता था। तो युद्धों में लीन रहने से भी तो खर्च होता है, तो इसके ज़्यादातर जो संपत्ति थी वो युद्धों में लीन रहने के कारण खर्च होती रही। तो ये भी एक मेन कारण था सम्राट के राजकोष के खाली होने का। दूसरा मुख्य कारण था कि 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से छुड़ाना। मीन्स फ्रांस का मित्र राष्ट्र था अमेरिका, उसके 13 उपनिवेश ब्रिटेन के कब्ज़े में थे। उनको छुड़ाने के लिए ये फ्रांस भी अमेरिका के साथ ब्रिटेन से लड़ पड़ा। तो इस पर पहले 2 अरब लिवरे जो फ्रांस की मुद्रा थी, उतना कर्ज पहले से था, लेकिन इन 13 उपनिवेशों को छुड़ाने के चक्कर में 10 अरब लिवरे और कर्ज चढ़ गया। तो ये इस तरह के कामों से इसका राजकोष खाली होता गया। अगला कारण था राज दरबार की शानो शौकत। तो राज दरबार की शानो शौकत, वर्साय का शीश महल, विभिन्न प्रकार के अन्य महल बनाना, इस तरह के राजकीय कार्यों में भी काफ़ी पैसा खर्च किया जाता था। ये भी एक मेन कारण था राजकोष के खाली होने का। फिर इन सब दिक्कतों के अलावा जो मुख्य दिक्कत आई वो ये थी कि इसी खराब दौर में एक तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। फिर इसी दौरान फसल खराब हो गई, क्योंकि सूखा और कुछ समय बाद ओलावृष्टि पड़ने के कारण फसल फ्रांस की पूरी तरह से ख़राब हो गई। तो ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ने से जो गरीब लोग हैं उनकी जीविका पर संकट आ जाता है। तो गरीब लोग जो तृतीय स्टेट में ज़्यादातर थे, उन सब की जीविका खतरे में पड़ गई। और उसी दौरान इसी खराब समय में जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उनमें से जो औद्योगिकरण के कारण कुछ समृद्ध हुए, तो उनके बच्चे पढ़ लिख गए। तो तृतीय स्टेट में जो शिक्षित लोग थे वो मध्य वर्ग के तौर पर उभर करके आए और उन्होंने इस तरह के भेदभाव का विरोध किया। इसी को कहा गया नया वर्ग या मध्य वर्ग। ये क्या करता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और तीसरा टॉपिक है हमारा उभरता हुआ मध्य वर्ग, जो कि अभी हमने समझा। तो पहले समझते मध्य वर्ग था क्या? तो औद्योगिकरण से समृद्ध शिक्षित तृतीय स्टेट के लोग, मतलब तृतीय स्टेट जनसाधारण जिनका शोषण हो रहा था, औद्योगिकरण से इनको काम मिला तो कुछ लोग समृद्ध हो गए, फिर इनके कई लोग पढ़ लिख गए, मतलब शिक्षित हो गए। तो वो जो शिक्षित लोग थे उन्होंने जो ये प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेष अधिकार मिले हुए हैं जन्म के आधार पर, उनकी समाप्ति की मांग की, मतलब उनकी जो विशेष अधिकार है उनका विरोध किया। तो ये जो नया वर्ग आया तृतीय स्टेट में पढ़ा लिखा, जो इस तरह के सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहा है, इसी को कहा गया उभरता हुआ मध्य वर्ग, मतलब एक नया वर्ग आ गया। क्योंकि इससे पहले 2 वर्ग थे, एक तृतीय स्टेट जिसको हम निचला वर्ग कह सकते हैं या शोषित वर्ग कह सकते हैं, और एक था उच्च वर्ग जिसमें आपके प्रथम और द्वितीय स्टेट दोनों आते थे, जो टैक्स फ्री थे और पूरा शासन उन्हीं के और समाज भी उन्हीं के हाथ में था। तो अब जो मध्य वर्ग आ गया, ये तृतीय स्टेट के जो शोषण हो रहे हैं उन सब के खिलाफ था, और जो विशेष अधिकार मिले हुए थे दोनों प्रथम और द्वितीय स्टेट्स को, उनके भी खिलाफ था। और ऐसे ही माहौल में कुछ दार्शनिकों ने अपनी किताबें लिखी, उसमें जो अपने विचार दिए, उन्होंने इन क्रांतिकारियों को, तृतीय स्टेट के लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो किस किस विद्वान ने या फिर दार्शनिक ने किस रचना के द्वारा अपने इन विचारों को फैलाया, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है रूसो की रचना थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें इन्होंने क्या किया, दासता की आलोचना की, मतलब गुलामी व्यवस्था की आलोचना की। इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रूसो की रचना का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस बात का वर्णन किया गया है,
दासता यानी गुलामी व्यवस्था की आलोचना की है रूसो ने। सेम ऐसे ही जॉन लॉक अगले दार्शनिक हैं, इनकी रचना यानी किताब का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया है, इसमें इन्होंने कहा है राजा की देवी शक्तियों का खंडन, मीन्स राजा को देवीय सिद्धांत के अनुसार ये मान्यता है पुरानी कि राजा को देवीय शक्तियाँ प्राप्त है। मीन्स राजा जो कहे वही जनता को मानना है, क्योंकि वो देवी के अनुसार उनका आदेश होता है। तो ये जो देवीय शक्तियाँ उनको मिली आ रही थी परंपरा के तौर पर, ये सारी चीज़ों का खंडन किया, मतलब इसका विरोध किया, इसकी आलोचना की जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। अगले हैं मोंतेस्क्यू। मोंतेस्क्यू की जो रचना है उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में इन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विकल्प दिए। मीन्स इससे पहले लोग ज़्यादातर इन चीज़ों से परिचित नहीं थे, अब इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया कि अगर आप ये राजतंत्र, ये जो सामाजिक विभाजन, भेदभाव है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके अब आम लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को बनाएं, जिसमें विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, तो ये पुराने सिस्टम से बेहतर विकल्प है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन क्रांतिकारियों को और ज़्यादा मोटिवेट कर रही है कि इतने अच्छे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, और ये जो पुराना परंपरागत तरीका चल रहा है इसमें तो सामाजिक विभाजन से हमारा भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म किया जाए और क्यों ना इन अच्छी चीज़ों को लागू किया जाए। इसके अलावा एक और चीज़ थी जिन्होंने इन लोगों को और ज़्यादा प्रेरणा दी, वो थी अमेरिका में व्यक्तिगत अधिकारों की सूची। मीन्स इसी दौरान अमेरिका में आम नागरिकों को मौलिक अधिकारों की तरह कुछ अधिकार दिए गए। उन अधिकारों की सूची को कहा गया व्यक्तिगत अधिकारों की सूची। तो ये चीज़ और मोटिवेट करने लगी फ्रांसीसी लोगों को कि जब अमेरिका में आम लोगों को ये अधिकार मिल रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो इन सब चीज़ों ने एक तरह से क्रांति के कारणों का काम किया। फिर क्रांति किस घटना से हुई वो समझते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक है एस्टेट जनरल की बैठक व क्रांति की शुरुआत। तो सबसे पहले समझिए एस्टेट जनरल की बैठक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ के जो सम्राट होते हैं उनको अगर किसी भी प्रकार का कोई नया नियम कानून बनाना हो तो वो उसके लिए सारे एस्टेट्स को बुलाते हैं और उसकी एक बैठक करते हैं, जिसे एस्टेट जनरल की बैठक कहा जाता है। सेम ऐसा ही 5 मई 1789 को भी हुआ, और इसमें लुईस 16वें का जो राजकोष खाली हो गया था उसको भरने के लिए टैक्स बढ़ाने की व्यवस्था थी। तो टैक्स बढ़ाने के लिए उसने ये मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग में नियम क्या होता था, इस मीटिंग में भी एक तरह से तृतीय स्टेट के लोगों के साथ भेदभाव होता था। क्यों, अभी आप समझेंगे। तो वर्साई के महल में जब ये मीटिंग बुलाई जाती थी तो एक जगह पर सम्राट की सीट होती थी, उनके सामने एक साइड में प्रथम स्टेट के 300 लोगों को सीटें मिलती थी बैठने के लिए, दूसरी साइड में तृतीय स्टेट के 300 लोगों को सीटें मिलती थी बैठने के लिए। लेकिन तृतीय स्टेट के 600 लोग में से 300 लोगों को प्रथम स्टेट के पीछे खड़ा किया जाता था, कोई सीट नहीं, और 300 लोगों को द्वितीय स्टेट के पीछे खड़ा रखा जाता था बिना सीट के। तो यहाँ भी वही सामाजिक भेदभाव दिख रहा है। तो एक तो आपको समझना है कि इस मीटिंग में प्रथम स्टेट के कितने लोग आ रहे हैं, 300, द्वितीय स्टेट के 300 और तृतीय स्टेट के टोटल 600 लोग आ रहे हैं। ठीक है। और नियम क्या था कि लोग भले ही 300 है या 600 है, नियम था एक स्टेट का एक वोट। मीन्स लोग, एक आदमी का एक वोट नहीं, एक स्टेट एक वोट देगी। जैसे कि प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है और तृतीय स्टेट है। तो अगर सम्राट चाहता है कि हमें टैक्स बढ़ाने हैं, जैसा कि इस बैठक में हुआ भी था, सम्राट को टैक्स बढ़ाना ही था, तो उसके बारे में तीनों जो स्टेट्स हैं उनसे मत मांगा जाता। तो प्रथम स्टेट को तो भरना नहीं है, वो तो कह देते थे हाँ बढ़ा दो। सेकंड वाले भी सेम, इनको तो भरना नहीं है, कहते हैं बढ़ा दो। तो इन दोनों से ही बहुमत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सम्राट को 2 मत मिल गए। अब तीसरा जो है तृतीय स्टेट, वो बेचारे सारे टैक्स भरते हैं, तो वो चिल्लाते रहते हैं कि इसको नहीं लगाना है, टैक्स नहीं बढ़ाना है। लेकिन उनके कहने से भी क्या होगा, एक ही मत उनके खिलाफ जाएगा। तो एक मत से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 मत ऑलरेडी सम्राट को मिल चुके हैं। तो इसीलिए ये जो स्टेट जनरल की बैठक होती थी, इसमें तृतीय स्टेट का आना ना आना एक समान था, क्योंकि इनकी कुछ चलती नहीं थी। जो भी सम्राट को करना है उसको 2 मत प्रथम और द्वितीय स्टेट से मिल जाते थे और उनका सारा काम हो जाता था। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। अलग क्या था, क्योंकि इस बार तृतीय स्टेट में जो मध्य वर्ग था, जो उनके शिक्षित लोग थे, वो आए थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे कि इस तरह का भेदभाव अब नहीं चलेगा। तो इस बार इन्होंने आते ही सबसे पहले सम्राट के सामने ये मांग रखी कि अब तक जो एक स्टेट का एक वोट होता था, अब वो एक व्यक्ति का एक वोट होगा, नहीं तो हम इसका बहिष्कार कर देंगे।
तो इससे तृतीय स्टेट के लोगों को फ़ायदा था, क्योंकि उनके 600 लोग ऑलरेडी थे और प्रथम और द्वितीय स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि तृतीय स्टेट वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो मतलब इनमें से भी कुछ लोगों की संभावना थी कि वो तृतीय स्टेट के साथ जुड़ जाएं। तो जितने भी लोग प्रथम या तृतीय स्टेट के से तृतीय में चले जाते, तो उतने ही इनके वोट कम हो जाते और इनके 600 में प्लस हो जाते, तो तृतीय स्टेट के जीतने के चांसेस पूरे ज़्यादा थे। ये पूरा सिस्टम सम्राट को भी पहले से पता था, तो सम्राट ने पहले ही इनकी मांग को इनकार कर दिया कि ऐसे नहीं होगा, पहले की तरह एक स्टेट का एक वोट होगा, एक व्यक्ति का एक वोट नहीं होगा। तो जैसे ही सम्राट इस चीज़ को मना कर देता है, तो ये सारे तृतीय स्टेट के जो 600 लोग हैं, ये सब इस मीटिंग का बहिष्कार करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में 20 मई को जो टेनिस स्टेडियम था, टेनिस कोर्ट, वहाँ पर अपना एक संगठन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली का जो नेतृत्व करने वाले थे वो 2 आदमी थे, मेराबियो जो कि एक कुलीन था और आबेसिए ये एक पादरी था। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में कुछ लोग ऐसे थे जो तृतीय स्टेट के समर्थन में थे, जैसे कि इनका नेतृत्व करता मेराबियो, ये खुद एक कुलीन था, और आबेसिए खुद एक पादरी था। तो इन्होंने नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया, मुख्य नेता के तौर पर सामने आए और नेशनल असेंबली ने ये शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को नियंत्रण में नहीं लाते तब तक शांत नहीं बैठेंगे और क्रांति जारी रहेगी। तो क्रांति में आगे इन्होंने क्या किया, मेन घटना वो है हमारा 5वां टॉपिक। मीन्स अब नेशनल असेंबली ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला जो फ्रांस में था उस पर अटैक कर दिया। बास्तिल किले में क्या थी, ये एक जेल थी और ये सम्राट की शक्तियों का प्रतीक थी। ये सेंटेंस मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बास्तिल के किले को ही क्यों टारगेट किया गया। तो इसके लिए टारगेट किया गया क्योंकि यही सम्राट की शक्तियों का प्रतीक थी, सम्राट की शक्तियों को प्रदर्शित कर रही थी, क्योंकि इसी में सम्राट की सेना भी थी, हथियार भी थे और कैदी भी थे। तो क्रांतिकारियों ने इसी को टारगेट किया, जिससे एक तो कैदियों को छुड़ाने से उनको कैदी भी इनके साथ जुड़ गए, सपोर्ट बढ़ गई, दूसरा हथियार इनके हाथ में आ गए, और दूसरा सेना में भी कई लोग थे जो तृतीय स्टेट से ही थे, तो वो भी इनके समर्थन में आ गए। तो कुल मिलाकर के सम्राट की शक्तियाँ अब नाम की रह गई, क्योंकि सारी पावर चली गई अब नेशनल असेंबली के हाथ में। तो यहाँ नेशनल असेंबली की जीत होती है और लुई 16वां हार मान लेता है कि अब वो जैसे नेशनल असेंबली चाहेगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो लुई 16वें की कोई डेथ वेथ नहीं होती है, ना ही इसको देश से निकाला जाता है, इसको सम्राट बने रहने दिया जाता है, लेकिन इसकी शक्तियों को नियंत्रण में कर लेती है नेशनल असेंबली। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस 1789 की ये जो बास्तिल के किले की घटना हुई, इसमें नेशनल असेंबली के हाथ में सत्ता आ गई और लुई 16 के हाथ से सत्ता निकल गई। तो लुई 16 के शासन का टाइम पीरियड क्या रहा, 1774 से लेकर के 1789 तक। अगला और 5वां टॉपिक है हमारा कि नेशनल असेंबली द्वारा फ्रांस में संविधान निर्माण। तो अब तक की कहानी में हमने ये देखा कि मामला लुई 16 के हाथों से निकल गया और अब आ गया है नेशनल असेंबली के हाथ में। तो नेशनल असेंबली अब इसको कैसे चलाएगी। तो नेशनल असेंबली ने भी हालांकि देखा तो इस तरीके से जा रहा है कि नेशनल असेंबली मतलब कि आम जनता की सरकार, लेकिन वो आम जनता की सरकार थी नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिससे फिर से आम जनता के साथ एक भेदभाव होने लगा। वो क्या था, वो ये था कि इन्होंने सारे नागरिकों को निष्क्रिय और सक्रिय के आधार पर बांट दिया। सक्रिय नागरिक इसमें वो लोग थे जो एक तो पुरुष हो, है ना, और दूसरा उनकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा हो, तीसरा वो ऐसे पुरुष हो जो कम से कम 2-3 दिन की दिहाड़ी के लगभग टैक्स जमा करते हो। मीन्स ऐसे लोग, ऐसे पुरुष जो 25 साल से ज़्यादा एज के हो और टैक्स जमा करते हो, वही सक्रिय नागरिक कहलाएंगे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। जो इन तीनों श्रेणियों से बाहर है वो सब निष्क्रिय नागरिक कहलाएंगे और उन सबको वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। जैसे 25 साल से कम एज के सारे युवा और सारी महिलाएं और वो सारे 25 साल से ज़्यादा एज के पुरुष जो टैक्स नहीं दे पाते, ये सब आ गए निष्क्रिय नागरिक में। मतलब इनके साथ फिर भेदभाव हो गया, जाति हो गई, वोट देने का अधिकार नहीं मिला।
तो ये जो एक भेदभाव जैसी स्थिति नेशनल असेंबली ने फिर से कर दी, तो फिर से एक क्रांति का कारण इन्होंने छोड़ दिया। तो ये फिर जो निष्क्रिय लोग हैं ये सब अपने क्लब बनाने लगे, जिनमें सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन्स। ये काफ़ी फेमस होकर के उभरे। फिर आगे जैकोबिन्स क्रांति करेंगे, क्योंकि इनके पास भी कारण है, क्योंकि इनके साथ भेदभाव हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये संविधान किस तरीके से काम करता है। तो नेशनल असेंबली ने सबसे पहले नागरिकों को 2 हिस्सों में बांटा, जिनमें एक थे सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय। निष्क्रिय जिनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं, सक्रिय जिनको वोट देने का अधिकार है। और ये सक्रिय जो लगभग 2.8 करोड़ लोग थे, ये वोट दे करके सबसे पहले तो 50,000 निर्वाचक लोगों को चुनते हैं, और दूसरी तरफ से ये वोट दे करके एक न्यायाधीश को चुनते हैं जो न्यायपालिका को चलाते हैं। फिर इन सक्रिय नागरिकों ने जिन 50,000 निर्वाचक लोगों को चुना, फिर वो 50,000 लोग मिलकर के आगे 745 नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। ये नेशनल असेंबली ही एक तरह की विधायिका है। विधायिका मीन्स कानून बनाने वाला मुख्य निकाय। ये विधायिका जो नेशनल असेंबली है, यही मंत्री बनाते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं, यही सम्राट की शक्तियों को भी नियंत्रण में रखते हैं। और सम्राट के पास एक निषेध यानी वीटो पावर है, जो नेशनल असेंबली के कानून को कुछ समय के लिए रोक सकती है। तो ये इस प्रकार से फ्रांस ने संविधान बनाया, और हम कह सकते हैं कि 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। तो इन शब्दों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 1791 में हुआ क्या कि सम्राट जो है लुई 16 उसको तो बरकरार रखा है, मतलब राजतंत्र भी है, और साथ में इन्होंने पूरा का पूरा संविधान भी बना दिया है, मतलब संविधान भी है। तो इसी को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो 1791 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। लेकिन बाद में हम देखेंगे जब लुई 16 को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और आम जनता की सरकार आएगी 1792 में, तो उसे कहा जाएगा गणतंत्र। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रांस गणतंत्र कब बना, तो 1792। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना, तो 1791। तो इन चीज़ों को भी बारीकी से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल कहानी से नहीं आता, बीच में से क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 5 टॉपिक्स को समझेंगे। बाकी जो नेक्स्ट 5 हैं वो हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। तो इस वीडियो में जितना हमने डिस्कस किया उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि मुख्यतः हमने इस वीडियो में लुई 16 की कहानी पढ़ी, जो कि 1774 में आया और पहले राजकोष खाली पाया। उसके कई कारण देखे हमने। उसके बाद टैक्स बढ़ाने के लिए इसने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। उस बैठक में तृतीय स्टेट ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि एक स्टेट का एक वोट था जो उनके खिलाफ था, जबकि उनकी मांग थी एक व्यक्ति को एक वोट मिले, जो सम्राट नहीं माना। तो इसीलिए ये बहिष्कार करके बाहर चले गए और नेशनल असेंबली बनाई, जो कि इन तृतीय स्टेट के लोगों का एक संगठन था, और उन्होंने ही क्रांति को आगे बढ़ावा दिया। और क्रांति में उन्होंने 14 जुलाई 1789 को जो बास्तील के किले पर अटैक किया, उसमें लुई 16 पूरी तरह से हार गया, और लुई 16 फिर मान लेता है कि अब वो नेशनल असेंबली के नियंत्रण में काम करेगा। तो यहाँ से 1789 में पावर जो है वो लुई 16 से हट करके नेशनल असेंबली के हाथ में आई, जो 1792 तक अपने संविधान के द्वारा इसको चलाएंगे। और संविधान में ये एक मिस्टेक कर देते हैं सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक बना करके, जिसमें निष्क्रिय नागरिकों के साथ भेदभाव कर देते हैं, और वही निष्क्रिय नागरिक फिर 1792 में इसी नेशनल असेंबली के खिलाफ फिर से क्रांति कर देंगे, जो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये जितनी भी कहानी हमने समझी है और आगे जो भी हम सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं, ये पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट में जो हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उनके आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपको वहाँ से उसको डाउनलोड करके इनका रिवीजन करते रहना है। बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमें लंबे समय तक याद रहेगा। फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बस रिवीजन करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई नए टॉपिक पर कोई वीडियो आप चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम उन सब टॉपिक्स पर भी वीडियो बना करके आपकी सहायता करेंगे।